बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2008 एनईडी पास पेपर्स को बेटा सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन 25 एमसीक्यूज उसके। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है? सबसे पहला है कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और तीसरा है C2H2। C2H2 का मकसद है आपके पास ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन एटम, ये रहा इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये रहा इसके साथ एक हाइड्रोजन और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, ये इथाइन बना हुआ है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो आपके पास होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम का उसके दरमियान डिस्टेंस होता है। 1.54 1.34 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान एंड 1.20 एंगस्ट्रॉम आपके पास क्या होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ सबसे आपके पास लॉन्गेस्ट किस्म है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उससे छोटी किस्म होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किस्म है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो C2H2 मतलब इथाइन जो है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, जिसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के दरमियान मौजूद है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एमसीक्यू नंबर 2। 1500 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। हीट जब भी ऐड होती है तो क्यू की वैल्यू हो गई प्लस 1500 कैलोरीज एंड 200 किलो कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस का W। तो आपके पास 1500 किलो कैलोरीज एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है। डेल्टा ही हमें निकालना है, वर्क डन कितना कर रहा है सिस्टम 200, तो 1500 माइनस 200 हो जाएगा, तो किसके बराबर निकलेगा? डेल्टा ई के बराबर निकलेगा। आपके पास 0 से 0 0 से 0 ख़त्म, 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 200 आप ऑब्वियसली कितना बचना था 1300, और किस में लेंगे हम यहाँ पर कैलोरीज में दी हुई थी आपके पास, तो हमारे पास 1300 इसका कैलोरीज इसका राइट आंसर हो गया। और डेल्टा ई किस में निकलेगा? पॉजिटिव में निकलेगा आपके पास, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? 1300 कैलोरीज, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3, गैमा रेज आर। गैमा रेज क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो गैमा रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि बीटा रेज होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो होते ही नहीं है क्योंकि उनका मास होता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। गैमा रेज का मास ही नहीं होता, प्रोटॉन का भी मास होता है, गैमा रेज का मास नहीं होता। और बेसिकली गैमा रेज यहाँ पर उसकी न्यूट्रलिटी, उसके चार्ज के एस्पेक्ट में पूछा गया है। हालांकि गैमा रेज न्यूट्रॉन नहीं होते क्योंकि न्यूट्रॉन का मास होता है, जबकि गैमा रेज का मास नहीं होता, लेकिन यहाँ चार्ज के एस्पेक्ट में सवाल आया है। वैसे तो ये सवाल होना चाहिए कैंसिल। क्यों कैंसिल होना चाहिए? क्योंकि न्यूट्रॉन का मास होता है तकरीबन प्रोटॉन के जितना मास होता है न्यूट्रॉन का, और गैमा रेज का तो मास नहीं होता, लेकिन यहाँ शायद चार्ज के एस्पेक्ट में पूछा है। गैमा रेज हैविंग अ चार्ज इक्वल्स टू लाइक दैट ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये वो पास पेपर्स है जो बेटा बच्चों ने बताए होते हैं, ठीक है। यहाँ फोटोन लिखा है, हाँ ऑप्शन सी में फोटोन आपके पास मौजूद है। फोटोन हैव नो चार्ज नो मास, फोटोन आर जस्ट द एनर्जी पैकेट, सो गैमा रेज हैव नो चार्ज नो मास, ठीक है। तो फोटोन का भी नो चार्ज नो मास, मुझे यहाँ पर लगा था प्रोटॉन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया। ऑप्शन सी कि आपके पास जो फोटोन है PHOTON, फोटोन, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ था। फोर्थ वन, 20 ग्राम एक्टिव मास ऑफ एनिमल इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है बेटा। मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है एनिमल्स का 40। वॉल्यूम इन CM3 500 दिया हुआ है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर बचा 1/2, नीचे आपके पास क्या बचा है 5, तो 1/2 नीचे डिवाइड में 5 डिवाइड बाय 10 बचा है बल्कि, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5। तो 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल 1, तो मोलैरिटी क्या आ गई इसकी? 1 मोलर। मोलैरिटी क्या आ गई? 1 मोलर। मोलैरिटी का ये न्यूमेरिकल 40 ग्राम के एस्पेक्ट पे पहले आया है, अब 20 ग्राम के एस्पेक्ट में आ चुका है, तो ये दोबारा से रिवाइज हो रहा है, सेम सेम आपके पास, ठीक है। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यू देखेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर विच आइसोमर। अगेन आपके पास मैंने कार्बोहाइड्रेट में कहा था कि आपने क्या याद करना है बेटा कि किससे मिलके क्या बनेगा, 3 स्ट्रक्चर बने, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर विच आइसोमर्स। यहाँ पर तो आपको आइसोमर्स भी पता होने चाहिए। आइसोमर्स के टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपसे पूछेंगे, या फिर डायरेक्टली पूछेंगे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन कौन से आइसोमर्स है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन से आइसोमर्स हो गए? दोनों में फंक्शनल ग्रुप, एक में एल्डिहाइड होता है एक में कीटोन। सो विच आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स है ये, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन NaOCl। NaOCl में ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है बेटा आपके पास +1,
और वो एक ही मौजूद है, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 जो कि एक ही मौजूद है, और प्लस क्लोरीन पे हमें निकालना है, और ओवरऑल चार्ज 0 है। तो +1 उधर जाके हो जाएगा -1 और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 = Cl। तो क्लोरीन पे क्या निकल के आएगा चार्ज बेटा +1। तो NaOCl में क्लोरीन पर क्या चार्ज है, क्लोरीन कंटेनिंग +1 चार्ज। और कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 7। हाइपोक्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, NaOCl इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद आपके पास ऑक्साइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट, OF2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको पक्का कर लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स में जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड दिए जाते हैं बेटा उनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, इंपेरिकल रेशियो सेम होता है। तो NaCl ZnSO4 सेम नहीं है, NaNO3 MgO भी सेम नहीं है, MgO और NaF, MgO और अगर हम NaF को कंपेयर करें तो MgO का एक, फ्लोरीन का एक, ऑक्सीजन का एक एटम है, सोडियम का एक एटम, फ्लोरीन का एक एटम मौजूद है इसके फॉर्मूला यूनिट में। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दो एटम्स का, दो कंपाउंड्स का अगर हम सेम होता है तो बेटा वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं, ठीक है। तो MgO और NaF इसका राइट आंसर हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8th MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके पास बचेगा 18, इसके पास बचेगा 10, सेम नहीं हुआ। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेट कर लिया क्योंकि -2 चार्ज है। सोडियम पर चार्ज है +1, ऑक्सीजन पर चार्ज है -2। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 आ गए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 और 10 दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दे बोथ हैविंग अ सेम आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड दे बोथ हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एज वेल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, Na+ कॉमा O-2, दे बोथ कंटेनिंग, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 8 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 9th MCQ, अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, इनका मास अल्फा रेज का बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियाई के जितना होता है। और मैंने कहा था रेडियो एक्टिविटी उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपने देख लेना। तो वहीं से हिंट जो आप लोग को जिस टॉपिक से जो दी हुई है वही आता जा रहा है आपके पास। तो अल्फा रेज का मास बिल्कुल कितना होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई के जितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 10th MCQ, सोप इज बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स को बोलते हैं। या तो फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट NaOH को डालने से बने, या तो फैटी एसिड में KOH डालने से जो सॉल्ट बने। तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप। सो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 11, प्रोटीन इज अ बायोलॉजिकल पॉलीमर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। प्रोटीन बताया था बेटा कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर, प्रोटीन का मोनोमर, और आपके पास फैट्स का मोनोमर। तो प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो प्रोटीन आर बायोलॉजिकल पॉलीमर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स। 12, सेकेंड हेलोजन कम्स फ्रॉम डैश पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कोई हेलोजन नहीं होता, सेकंड पीरियड में होता है फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में क्या होता है आपके पास क्लोरीन होता है, ठीक है। तो सेकंड हेलोजन कम्स फ्रॉम विच पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में होगा ना। फ्लोरीन होता है आपके पास सेकंड पीरियड में, और क्लोरीन आपके पास कहाँ पर होता है, थर्ड पीरियड में। तो सेकंड हेलोजन किस पीरियड में आया, थर्ड पीरियड में। सेकंड हेलोजन कम्स फ्रॉम डैश पीरियड, सेकंड हेलोजन कौन से पीरियड से आएगा, ठीक है। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ाते हुए बताया था कि ग्रेफाइट की ये वाली प्रॉपर्टी, और आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उसमें से एक सवाल है। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू इट्स प्लेन ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन A and C बोथ। तो पैरेलल टू इट्स प्लेन करता है और उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी वजह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो ये दोनों वजह हो गई। तो 13 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी जो राइट आंसर, A and C बोथ आर करेक्ट। पैरेलल टू इट्स प्लेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 14, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का किसकी कंफर्मेशन में मिलती है, जी देखो
कैथोड रेज जस्ट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कैथोड रेज से कन्फर्मेशन हमें नहीं होती। ऐसे तो कैथोड रेज के ही अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हुआ था, कैथोड रेज के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी प्रोड्यूस हुआ था। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैथोड रेज के जरिए की गई थी, डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज तो डिस्कवरी की गई थी, कन्फर्मेशन नहीं की गई थी। ठीक है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, कन्फर्मेशन तो देता ही नहीं है ये। जिसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। उसमें देख लो, आपके पास जो चैप्टर 3 है ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की किताब, उसमें देख लो, कैथोड रेज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, कैथोड रेज डज नॉट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट रिवील द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जेम्स कैडविक एक्सपेरिमेंट आपके पास कुछ और बताता है। सब एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कन्फर्मेशन दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, अच्छा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो इन्होंने यहाँ पर अभी तक ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ ये कहते हैं ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब इन्होंने कह दिया है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, तो कैथोड रेज में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। अभी मैंने कहा था कि अगर ये पूछते क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पहले बोल दिया था क्या? क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बेटा क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की डिस्कवरी की गई थी। अब लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से आगे चलकर हमें कंफर्मेशन किसकी प्रेजेंस के बारे में पता चलता है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है। तो फिर ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हो जाएगा? बी हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बेसिकली, जो ऑप्शन बी है। कैथोड रेज बोल दिया, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेज या कैनाल रेज बोलता तो फिर हम कहते हैं कि कैनाल रेज या पॉजिटिव चार्ज रेज से प्रोटॉन डिस्कवर किया था या न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने, 0.0205570। तो नंबर आपके पास 1 से स्मॉलेस्ट है, तो स्टार्टिंग में लिखे गए कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और आखिर वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नंबर अगर लार्जर देन 1 होता है तो आखिर वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5। तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हो गया? सी। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम हो। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 16 32 30 और 10 40 44 हो गया AMU। अमोनिया का 7 और 14 और 3 कितना हो गया? 17 AMU। तो अमोनिया का कितना हो गया? 17 AMU हो गया। नाइट्रोजन का होता है 14 14 28 AMU। CH4 का अगर देखें तो 12 और 4 16 16 AMU। इससे छोटा और किसी का है नहीं है। तो सबसे कम किसका हो गया मॉलिक्यूलर मास? CH4 का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी से भी आपको आना चाहिए और इस तरह से भी आना चाहिए। तो CH4 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम पूछता तो सबसे ज़्यादा किसका होता? नाइट्रोजन का होता, 28 AMU हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक्वा रीजिया बार बार आ रहा है। एक्वा रीजिया is the mixture of concentrated 3 part by volume of HNO3 and 1 part by volume of HCl। 3 part by volume of HNO3 and 1 part by volume of HCl, या फिर 1 part by volume of HNO3 and 3 part by volume of HCl। 1 part by volume of HNO3 and 3 part by volume of HCl। और कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट? कंसनट्रेटेड। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया? ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 part by volume of HCl एंड HNO3 1 पार्ट, लेकिन कंसनट्रेटेड एक लिखा हुआ है, दूसरा डाइल्यूट। दोनों क्या होना चाहिए? कंसनट्रेट। तो MCQ नंबर 17 का ऑप्शन सी दुरुस्त हो गया, 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl कंसनट्रेटेड एंड 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3, और ये भी क्या होना चाहिए? कंसनट्रेटेड। 18 MCQ देखेंगे, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन, जिसमें ऑक्सीडेशन का मकसद हमने देखो एक लाइन लगाई थी, नेगेटिव से 0 एंड 0 से पॉजिटिव। ये क्या चल रही थी? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। Mn+2 से Mn+7, तो +2 से +7 में जा रहा है, यहीं पर ऑक्सीडेशन चल रही है। यहीं पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। Mn पर चार्ज था +2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, +7 पर चला गया और मजीद 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। Mn पे +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Mn पे +7 चार्ज है मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और बस इससे भी आप पहचान सकते हैं, ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। और इसका रिवर्स चलेंगे तो रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? Mn+2 जब किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mn+7
7 में ये प्रोसेस क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन रिएक्शन इन विच द डायरेक्शन डज द इक्विलिब्रियम मूव्स बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो ये रिएक्शन है, कल आप लोगों को पढ़ाया था जब, तब बताया था ये वाला रिएक्शन H2I2 वाला रिएक्शन, N2O4 वाला रिएक्शन, ये प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के साइड पर मोल्स कम है, रिएक्टेंट की साइड पर मोल ज़्यादा, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड आएगा, जिधर मोल कम होंगे उधर जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। तो नाइट्रो अमोनिया के साथ 2 मोल लिखे हुए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिला के 4 मोल हो गए, तो प्रोडक्ट साइड मोल्स कब है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, जिधर मोल कम होते हैं उधर जाएगा। तो 19 का आंसर क्या हो गया, फॉरवर्ड, ऑप्शन ए। और अगर प्रेशर कम करते तो फिर रिएक्शन कहाँ जाता, बैकवर्ड। पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होना चाहिए, 7, 13 या 3। 3 तो होता है एसिडिक का, 7 होता है न्यूट्रल और 13 है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का मकसद है बेसिक सॉल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है NaOH का होता है 13, सही है। तो पीएच ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन इज 13 या 14 या 7 से ज़्यादा। बस अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो 7 से लेके 14 के दरमियान, लेकिन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है तो 12, 13, 14 होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, ठीक बेटा, 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपने कैसे पहचाननी है, जिन ग्रुप्स के एलिमेंट लिखे हुए हैं उन तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, इन्हीं 2 ग्रुप के एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए। सोडियम दिया हुआ है, सर्किल कर दो, बैरियम दिया हुआ है, सर्किल कर दो, ठीक है। उसके बाद सीजियम दिया हुआ है, सर्किल कर दो, और उसके अलावा आपके पास मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसको सर्किल कर दो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो इन दोनों को तो ऐसे ही हटा दें। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो सोडियम और मैग्नीशियम में ज़्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन डी। 22 नाउ, द एलिमेंट्स हैविंग अ लोएस्ट IP हैज, एलिमेंट वो जिसकी IP की वैल्यू सबसे लोएस्ट है। IP की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के लिहाज से, सही है। तो लार्जर द एटॉमिक साइज IP विल बी लोएस्ट, स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज और हायर द शील्डिंग इफेक्ट, तीनों सही है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को ज़्यादा रिपेल करेंगे कि निकल जाओ। जितना स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज होगा IP उतनी ज़्यादा आपके पास, यानी कि इस एलिमेंट विद द लोएस्ट IP, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब IP लोएस्ट चाहिए होगी। और जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता है उतनी कम IP चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब एक एलिमेंट से अगर उसकी लो IP है तो उसका साइज बड़ा होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज छोटा होगा, मतलब न्यूक्लियस से प्रोटॉन कम होंगे और उसका हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा। 45 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन एज मैनी एज पार्टिकल्स एज कंटेन्ड बाय द 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स, द रिलेटिव मास ऑफ एक्स इज, रिलेटिव मास ऑफ एक्स बताएं क्या होगा। 45 ग्राम ऑफ वाटर है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स मौजूद हैं जितने के 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स में, रिलेटिव मास एक्स का क्या होगा ये बताइए। ये पता है कहाँ से आया है, इधर से आया है। 2 एलिमेंट्स के अगर पार्टिकल सेम होंगे, एवोगैड्रो बोलता था तो दोनों के मोल सेम होंगे, सिखाया था N1 इज इक्वल्स टू N2, दोनों के पार्टिकल सेम है। वाटर है ये N1, उसका 45 ग्राम दिया हुआ है, नीचे लिख दो 18। दूसरा वाला एलिमेंट उसका मास कितना दिया हुआ है 25, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, रिलेटिव मास क्या होगा ये पूछा है आपसे। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 हो गया। मॉलिक्यूलर मास वहाँ ले जाओ, 2 वहाँ ले जाओ, मॉलिक्यूलर मास यहाँ चला गया, 2 5 से मल्टीप्लाई में चला गया तो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10। तो दूसरा वाला एलिमेंट का मास क्या होगा 10 ग्राम आपके पास होगा। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, 23 का 10 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रिशियम हैज़ डबल नंबर्स ऑफ, ट्रिशियम के पास डबल नंबर में होता है, क्या डबल नंबर में, न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब देखो ट्रिशियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन आपके पास उसके बाद न्यूट्रॉन कितना होता है 2। तो डबल न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। तो ट्रिशियम हैज़ डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिहाज से प्रोटॉन को अगर देखें तो न्यूट्रॉन डबल है, प्रोटॉन आधा है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया 24 का
सी। न्यूट्रॉन डबल है किसके लिहाज से? प्रोटॉन के लिहाज से। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया? ऑप्शन सी द राइट आंसर। 25 नेक्स्ट। चूज द बेस्ट कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। C3H8 है आपके पास या C3H6 है? इक्वेशन ये है, C3H8 होगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस O2 इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो जितने कार्बन उतने लगा दो 3, हाइड्रोजन 8, आधे लगा दो 4। 3 टू द 6 हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, 4 टू द 8 हो गया यहाँ, 4 1 द 4 हो गया ऑक्सीजन। तो 6 4 10 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 लगा दो। तो बेस्ट कोफिशिएंट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या लगना चाहिए? 1, यहाँ पर क्या लगना चाहिए? 5, यहाँ क्या लगना चाहिए? 3। तो 1 5 3 और 4 हो गया। तो 1 5 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 5 3 और 4। ये बैलेंसिंग आपको करना सिखाए भी है और कहा भी इससे रिलेटेड सवाल आता है हर 2 साल में कम से कम एक बार तो लाजमी है। तो ये था बेटा 2008 एनईडी का पास्ट पेपर। और ये इसमें से कोई भी मसला अगर आपको है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप सो कि तमाम बातें क्लियर रही होगी। न्यू मेंबर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि न्यू वीडियो न्यू पास्ट पेपर जब अपलोड हो तो उससे मिल जाए। लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर दो वीडियोज़ को। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।